नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूक्रेन वॉर को लगभग 1 साल ख़त्म हो चुका है तथा इस पर पुतिन ने यूक्रेन वॉर के 1 साल होने पर राष्ट्र को तथा पूरे विश्व को संबोधित भी किया था। यूक्रेन वॉर वर्तमान में वर्ल्ड में कन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा उदाहरण है। यूक्रेन वॉर से हमें वर्तमान यूक्रेन के परिदृश्य का पता चलता है, मगर यूक्रेन वॉर की कहानी सिर्फ वर्तमान की नहीं है, इतिहास में भी इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। यूक्रेन के बारे में जानने से पहले हम यूक्रेन के वर्तमान परिदृश्य को अगर देखें तो रसिया का यूक्रेन पर हमले करने के जो सबसे बड़े कारण हैं उनमें एक है ब्लैक बॉम्ब वाटर पॉलिसी तथा दूसरा कारण उसकी यूरोपीय पहचान है। रसियन लिटरेचर या फिर कहें हम रसियन हिस्ट्री को देखें तो जो उसके पुराने विद्वान हैं उनके मानना है कि यूक्रेन उनकी यूरोपीय पहचान को कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर यूक्रेन उनसे छिन जाता है तो उनकी यूरोपीय पहचान खतरे में पड़ जाएगी। साथ साथ यूक्रेन की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बहुत अधिक है। यूक्रेन को यूरोप की रोटी का कटोरा कहा जाता है, चाहे एग्रीकल्चर हो या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के को देखते हुए यूक्रेन के बंदरगाह पोर्ट्स हों या फिर यूक्रेन के ज़रिए सेंट्रल यूरोप और वेस्टर्न यूरोप तक पहुंचने की रसिया की स्ट्रेटजी हो, इसके तहत यूक्रेन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मगर आज हम यूक्रेन के इतिहास में जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम यूक्रेन के इतिहास को देखें तो 8वीं शताब्दी में यूक्रेन कीवियन रूस एम्पायर का अंग था। इसके पश्चात लगातार यह रूसियन एम्पायर का अंग रहा। इसके बाद में मंगोल इन्वेजन के समय भी यूक्रेन पर हमला किया गया और यूक्रेन को नष्ट कर दिया गया। इसके पश्चात रसियन या फिर सेंट्रल यूरोपियन एम्पायर का ये अंग रहा। चूँकि रसिया वेस्टफेलिया की संधि को नहीं मानता था, क्योंकि वह हमेशा ही यूरोप की तरफ अपना दरवाज़ा खुला रखना चाहता था, इसीलिए वह शक्ति संतुलन की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता था। पीटर द ग्रेट, जो कि रसिया का राजा था, वह हमेशा ही यूरोप में अपना विस्तार करना चाहता था। इसके पश्चात जब प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात रूस में क्रांति होती है और वहाँ पर सोवियत सत्ता स्थापित होती है, तो वह भी यूक्रेन में सोवियत सरकार स्थापित करके यूक्रेन को यूएसएसआर का अंग बना लेती है। मगर यूक्रेन में कुछ राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट ये नहीं चाहते थे। सोवियत के ताकतवर होने के कारण तथा यूक्रेन में सोवियत सत्ता स्थापित हो जाने के कारण राष्ट्रवादी कुछ अधिक नहीं कर सकते थे। अब हम आते हैं आज के अपने टॉपिक पर, जो कि है कि यूक्रेनियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजी जर्मन्स का स्वागत क्यों किया, जबकि नाजी जर्मन्स ने उन पर आक्रमण किया था तथा नाजी जर्मन्स कट्टरवादी शासन और हॉलोकास्ट जैसी विकृत मानव कृतियों में यानी कि बहुत ही दर्दनाक कार्यों में संलग्न थे, जैसे कि यहूदियों का हॉलोकास्ट, तथा युद्ध में भी भयानक नरसंहार हो रहा था। मगर फिर भी यूक्रेनियों ने उनका स्वागत किया और उनके साथ इन्हीं अमानवीय कृत्यों, इन्हीं दर्दनाक घटनाओं में शामिल हो गए। और कई यूक्रेनियों ने भी रेड आर्मी यानी यूएसआर का साथ न देते हुए, जर्मनी का साथ देते हुए यहूदियों के हॉलोकास्ट में शामिल हो गए। इसके पीछे के कारण को समझने के लिए हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में वार्साइलीज की संधि जर्मनी पर थोप दी गई थी, जिसके कारण जर्मन इकोनॉमी जर्जर हो गई और वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। साथ ही साथ
राइन और रूर का क्षेत्र जर्मनी से छीनकर तथा उसकी सेना को नष्ट करके जर्मनी अपमान किया गया है। साथ ही साथ पोलैंड को समुद्र तक रास्ता देने के लिए उत्तरी जर्मनी का कुछ हिस्सा भी उसे दे दिया गया तथा जर्मन इंडस्ट्री भी जर्जर हो चुकी थी। साथ ही साथ जर्मन इकोनॉमी भी लगभग नष्ट हो चुकी थी। इसके कारण जर्मनी में सोशल इकोनॉमिकल आदि तरह के क्राइसिस आ गए, जिसके कारण जर्मनी में भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसके कारण जनता में बहुत आक्रोश आ गया। इस आक्रोश का लाभ उठाकर हिटलर की नाजी पार्टी जैसी आक्रामक पार्टी ने जर्मनी में अपनी सत्ता स्थापित कर ली तथा इटली और स्पेन जैसी जगहों पर फांसीवादी सत्ताएं स्थापित हो गई। इटली में बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा फांसीवादी सत्ता स्थापित की गई। इन सत्ताओं के स्थापित होने के पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण 1929 के इकोनॉमिक डिप्रेशन भी था। उधर यूएसएसआर भी 1929 के इकोनॉमिक डिप्रेशन से बचा रहा तथा उसकी इकोनॉमी सुदृढ़ता से खड़ी रही। इस सब घटनाक्रम के चलते ही जर्मन्स ने अपना फिर से विकास किया और इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा फिर से अपनी इकोनॉमी को सुदृढ़ किया। हिटलर के कार्यकाल में जर्मनी का बहुत विकास हुआ, मगर हिटलर के इरादे तो कुछ और ही थे। हिटलर प्रथम विश्व युद्ध का बदला चाहता था। इसके लिए उसने पूरी रणनीति तैयार कर ली थी, मगर ब्रिटेन ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए ब्रिटेन तथा फ्रांस ने युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश की और चैम्बरलेन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा 1939 में एक जिसके तहत युद्ध को रोकने की कोशिश की गई, मगर युद्ध न रोक सका। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के बाद पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। पोलैंड पर आक्रमण करते ही फ्रांस और ब्रिटेन ने हिटलर के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस समय तक सोवियत रूस के साथ हिटलर के संबंध अच्छे थे। हिटलर ने सोवियत रूस पर अभी आक्रमण नहीं किया था तथा सोवियत रूस भी हिटलर का सहयोग कर रहा था। यहाँ तक कि जो यूएसएसआर पर हमला होने तक यूएसएसआर हिटलर की सेना को युद्ध के चलते बहुत सारा सामान तथा अनाज भेजता रहा। हिटलर ने जब ऑपरेशन बारबाडोसा, जो कि यूएसएसआर पर आक्रमण करने का ऑपरेशन था, उसको अपने जनरल्स के सामने रखा तो उसके जनरल्स ने उस पर आपत्ति जताई, मगर हिटलर तो अपनी मनमानी करने पर अड़ा हुआ था। वह चाहता था कि सोवियत पर हमला किया जाए। जर्मन आर्मी अपने पेंजर टैंकों, अपने एयरक्राफ्टों, आर्टिलरी तथा वेयरमार्ट की सशक्त सेना के साथ आगे बढ़ी। उन्होंने पोलैंड को पार करके यूएसएसआर पर आक्रमण किया। जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं, ऑपरेशन बारबाडोसा का प्लान था लेनिनग्राद से ओडेसा तक हमला। लेनिनग्राद, जिसे हम आज सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं, उस पर हमला तथा मॉस्को पर हमला तथा कीव पर हमला और अंततः ओडेसा पर हमला। कीव पर हमले के बाद उनका प्लान आगे बढ़ के लेनिनग्राद पर कब्जे, मॉस्को पर कब्जा तथा स्टालिनग्राद पर कब्जे का था, जिसे हम आज वोल्गाग्राड के नाम से जानते हैं। कीव पर कब्जा करके वह वहाँ से अपनी सेना के लिए अनाज की आपूर्ति तथा स्टालिनग्राद पर कब्जा करके, जो कि सोवियत रूस का इंडस्ट्रियलाइज शहर था, वह अपनी सेना के लिए हथियार तथा वाहन आदि की आपूर्ति करना चाहता था। मॉस्को पर कब्जे का उसकी एक फैंटेसी थी। इसके तहत वह जर्मनी से मॉस्को तक केवल शुद्ध आर्यन नस्ल के लोगों की बस्ती बसाना चाहता था। इस पूरे प्लान के तहत उसने लेनिनग्राद से लेकर ओडेसा तक एक बड़े फ्रंट पर हमला किया। वेयरमार्च की आर्मी और सशक्त आर्मी थी। उसने लगातार एक बड़े
कदम उठाए और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और इसी के साथ उन्होंने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया और वो कीव पहुँचे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि यूक्रेनियों ने जर्मन नाजियों की स्वागत क्यों किया, जबकि जर्मन नाजी अमानवीय कृत्यों, हॉलोकास्ट तथा बहुत ही बर्बर कृत्यों में संलग्न थे। इसका कारण ये था कि स्टालिन, जो कि एक क्रूर तानाशाह था, उसने बहुत से नागरिकों को भेज दिया था, जिसमें बहुत सारे यूक्रेनियन भी थे। साथ ही साथ सोवियत के प्रतिबंधों के कारण कई यूक्रेनियन अपने आप को सोवियत रूस के अधीन नहीं रखना चाहते थे। वो राष्ट्रवादी थे और वो यूक्रेन को अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे। इसी के कारण उन्होंने नाजी जर्मन्स को अपना उद्धारक समझा और वो सोचते थे वो उन्हें सोवियत रूस से आज़ाद कराने आए हैं। मगर अंततः नाजी जर्मनी की हार हुई और यूएसआर ने अपना और विस्तार करके पूर्वी यूरोप को जीतकर जर्मनी तक फैल गया। अंततः 1991 में जब सोवियत रूस का विघटन हुआ तो यूक्रेन स्वतंत्र हो गया। इसके पश्चात यूक्रेन एक स्वतंत्र देश के रूप में रहा और 2014 में क्रीमिया पर रसिया के कब्जे के साथ ही यूक्रेन की स्वतंत्रता फिर से खतरे में पड़ गई। जिसका अंदेशा था वही हुआ और रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला कर दिया। इस हमले के पीछे ऐतिहासिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सभी प्रकार के कारण हैं। धन्यवाद।